इमरजेंसी के दिनों में संविधान सुरक्षित था या खत्म हो रहा था? इमरजेंसी लगी ही इसलिए इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस देश पर तानाशाही थोपी। जी राष्ट्रपति से रात को 12 बजे जबरदस्ती दस्तखत कराया गया। सुबह 4 बजे मंत्रियों को जगाकर जी कैबिनेट की मीटिंग हुई। जी 25 की रात से ही गिरफ्तारियां शुरू हुई। अच्छा, बिना कोई कारण बताए? चंद्रशेखर जैसा बड़ा नेता भी गिरफ्तार कर लिया गया। इमरजेंसी का मतलब तानाशाही थोपना है और केवल एक आवाज़, वो इंदिरा गांधी की आवाज़ सुनी जाएगी और किसी की नहीं सुनी जाएगी। आप तो मेरे ख्याल से संविधान का संकट क्या होता है उसके तो खुद भी आप गवाह रहे हैं, क्योंकि आपकी गिरफ्तारी भी हुई। जब इमरजेंसी घोषित हुई, लोग भी परिचित चेहरे थे जगह जगह स्थानीय स्तर पर। जी उनको सबको गिरफ्तार किया गया, हम भी गिरफ्तार हुए। केवल गिरफ्तार नहीं किया जा रहा था, सताया जा रहा था। क्या संविधान में हल्का फुल्का बदलाव कर देना भी संविधान खत्म कर देना है? विधानसभा में बार बार जवाहरलाल नेहरू ये कहते हैं जी कि हर पीढ़ी को अपने ज़रूरत के हिसाब से संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। भी प्रधानमंत्री मोदी ने सवाल उठाया कि इन लोगों ने धर्म के आधार पे आरक्षण दे दिया। शुरू से ही कांग्रेस के नेता जी तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे हैं, एक समुदाय को डराना ताकि वह समुदाय उनके साथ जुड़ा रहे, और वो समुदाय भी अब उस सच्चाई से वाकिफ है। जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जी तो उन्होंने घोषणा की कि हम संविधान दिवस मनाएंगे। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। दोस्तों, जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ती चली जा रही है, वैसे वैसे एक मुद्दा बहुत ही जोर शोर से उछल रहा है, और वो क्या है? संविधान बचाने का मुद्दा। अब तो दोनों तरफ से हो गया है। एक तरफ जहां इंडिया अलायंस के लोग प्रधानमंत्री मोदी पर संविधान के लिए खतरा बता रहे हैं कि अगर ये चुनाव जीत गए तो संविधान खत्म कर देंगे, तो अब तो प्रधानमंत्री मोदी, आपको पता है ना, वो डिफेंसिव नहीं होते, बल्कि वो एग्रेसिव तरीके से अपनी बात रखते हैं। और ये सच भी है कि अगर कोई गलत ना हो, मंशा गलत ना हो, तो उसमें बचने बचाने की कौन सी बात है। और उन्होंने ये बताया कि किस प्रकार से कांग्रेस ने इससे पहले संविधान के लिए खतरा पैदा किया, संविधान को नष्ट किया। और आज इसी मुद्दे पर मुझसे बात करने के लिए इस कार्यक्रम में एक बहुत ही बड़ी शख्सियत है। आप इन्हें भारतीय पत्रकारिता के भीष्म पितामह भी कह सकते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं दोस्तों श्री राम बहादुर राय जी। बाबूजी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वैसे तो परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ पंक्तियां मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। इस समय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के चेयरमैन हैं, हिंदुस्तान समाचार एजेंसी के समूह संपादक हैं, इससे पहले जनसत्ता के संपादक रहे, और फिर कई पत्र पत्रिकाओं में इनके लेख छपते रहे हैं। और एक बात बताना पड़ेगा आपको, जब मैं संविधान की बात कह रहा हूं ना, तो संविधान कैसे नष्ट होता है इसकी कहानी के खुद सशक्त गवाह रहे हैं। इमरजेंसी के दिनों में इनको कई महीने जेल में रहना पड़ा था। तो मैं बिल्कुल आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। बाबूजी, मैं चाहता हूं, जब संविधान की चर्चा, ये विमर्श चल रहा है, तो आप तो खुद ही संविधान कैसे नष्ट किया गया उसके तो गवाह रहे हैं। तो ज़रा मैं चाहता हूं लोगों को बताइए इमरजेंसी के दिनों की, और फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, मोदी तक पर आएंगे। और दर्शकों, मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि बाबूजी ने कई पुस्तकें लिखी हैं, और ये संविधान पर ही है। देखिए ना, भारतीय संविधान, अनकही कहानी और नए भारत का सामवेद, इसमें संविधान संबंधी उद्बोधन भी है। लेकिन मैं शुरुआत करूंगा, बाबूजी ज़रा बताइए, इमरजेंसी के दिनों में संविधान सुरक्षित था या खत्म हो रहा था? इमरजेंसी लगी ही इसलिए
जी कि इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद की कुर्सी खतरे में पड़ गई थी। जी मुझे याद है और सब लोगों को याद होगा कि 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने उनको कोई राहत नहीं दी। जी वे लोकसभा की सदस्यता उनकी बहाल नहीं हुई। लोकसभा में जा सकती थी लेकिन रजिस्टर पर हस्ताक्षर नहीं कर सकती थी। और 25 तारीख को उन्होंने इमरजेंसी लगाने का फैसला किया। जी आज हम जब लौट कर देखते हैं तो सब लोग मानेंगे, कांग्रेस के लोग भी मानेंगे, पूरा देश ये मानता है कि इमरजेंसी की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस देश पर तानाशाही थोपी। जी और जब इमरजेंसी घोषित हुई जी तो लोकसभा में पहला संविधान पर में संशोधन इस बात के लिए हुआ कि प्रधानमंत्री के चुनाव के बारे में कोई उसको चुनौती नहीं दे सकता। जी यानी अपने पद की रक्षा के लिए उन्होंने इमरजेंसी लगाई और इमरजेंसी के दौरान अपने पद की यानी अपनी कुर्सी की उन्होंने पहले रक्षा की। जी और उसके बाद इमरजेंसी लगाते ही इमरजेंसी की घोषणा हुई 26 जून की सुबह। उसका एक किस्सा है और शाह कमीशन के सामने उस समय सिद्धार्थ शंकर रे ने बयान दिया है जी कि 25 जून की दोपहर में या सुबह हम लोग जब राष्ट्रपति भवन जा रहे थे जी तो रास्ते में विजय चौक के पास इंदिरा गांधी ने मुझसे पूछा कि इमरजेंसी कैसे लगाई जा सकती है मंत्रिमंडल के बगैर मंत्रिमंडल की बैठक बुलाए। अच्छा। तो सिद्धार्थ शंकर रे ने उनको कहा कि मुझे 5-6 घंटे का आप समय दो तो मैं संविधान और उसके कानून वगैरह देख कर बता सकूंगा उपाय क्या है। अच्छा। उनकी ही सलाह पर राष्ट्रपति से रात को 12 बजे ज़बरदस्ती दस्तखत कराया गया, लेकिन बिना मंत्रिमंडल की सलाह के, बिना मंत्रिमंडल की बैठक किए और मंत्रिमंडल के से बगैर सलाह किए इमरजेंसी के घोषणा पर हस्ताक्षर राष्ट्रपति का कराया गया। सुबह 4 बजे मंत्रियों को जगाकर जी जो लोग दिल्ली में मौजूद थे सबको 4 बजे जगाया गया जी और एक अकबर रोड जो इंदिरा गांधी का ऑफिशियल रेसिडेंस में के पास ऑफिस था जी वहाँ कैबिनेट की मीटिंग हुई। जी कैबिनेट की मीटिंग में इंदिरा गांधी ने बताया कि राष्ट्रपति ने इमरजेंसी की घोषणा पर दस्तखत कर दिया है जी, लिहाजा मैं आप लोगों की अनुमति हो तो मैं इसको अब देश को बता दूं। जी तो और कोई तो बोला नहीं, लेकिन सरदार स्वर्ण सिंह उस मीटिंग में थे जी और उन्होंने पूछा कि मैडम इमरजेंसी की क्या ज़रूरत थी। सरदार स्वर्ण सिंह ने हाँ, पूछा। उस समय वो विदेश मंत्री थे। जी अब इंदिरा गांधी के पास कोई जवाब नहीं था। जी तो इमरजेंसी जब घोषित की उन्होंने जी तब दुनिया को मालूम हुआ कि अब हमारे यहाँ लोकतंत्र खत्म हो गया, संविधान स्थगित कर दिया गया जी और जितने बड़े नेता थे, छोटे नेता थे, जी जिनकी भी थोड़ी सी पहचान थी, ऐसे 25 की रात से ही गिरफ्तारियां शुरू हुई। अच्छा, बिना कोई कारण बताए 25 की रात को सबसे पहले जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया उनका नाम है लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी। 25 जून को रामलीला मैदान में सभा थी जी सभा के बाद वो गांधी पीस फाउंडेशन में ठहरे थे। जी रात को 12 साढ़े 12 बजे उनको जगाकर उनको अरेस्ट कर लिया गया। जी उनको लाया गया पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने। जी चंद्रशेखर उनको देखने के लिए गए। जी जब निकल रहे थे मिलकर
जी। तो वहाँ के डीसीपी ने कहा कि सर आप भी अरेस्ट हो गए हैं, अच्छा। अगर आपको अपने कुछ कपड़े लेने हो तो मैं आपके साथ चलता हूँ। अच्छा। अब चंद्रशेखर की गिरफ्तारी इसलिए बहुत खास है और इमरजेंसी कैसी होती है ये भी समझ आती है जी। कि वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य थे उस समय। उस समय, और शिमला कांग्रेस में इंदिरा गांधी की मर्जी के खिलाफ खड़े थे और जीते थे। अच्छा। तो चंद्रशेखर कांग्रेस के यानी इमरजेंसी के दौरान चंद्रशेखर जैसा बड़ा नेता भी गिरफ्तार कर लिया गया। विपक्ष के नेता मतलब अपनी असहमतियों को कुचलने का एक ये प्रयास था इमरजेंसी। इमरजेंसी का मतलब तानाशाही थोपना है और केवल एक आवाज़, वो इंदिरा गांधी की आवाज़ सुनी जाएगी और किसी की नहीं सुनी जाएगी। अब आज जब मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर विपक्ष के नेता, चाहे वो राहुल हों या मल्लिकार्जुन खड़गे हों या जी। दूसरे लोग हों, जब ये कहते हैं कि संविधान बचाना है, जी। लोकतंत्र बचाना है, जी। तो मुझे हंसी आती है, जी। क्योंकि इसके बाद वो नहीं बोलते कुछ भी, यानी लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। लोग जानते हैं कि अभी जितने प्रधानमंत्री हुए हैं जी। उसमें अकेले मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ, जी। संविधान के विद्यार्थी के नाते भी कह सकता हूँ जी। कि केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं जी। जिन्होंने संविधान को 100% स्वीकार किया। जी। इसका मतलब है बाबूजी कि जो दो तीन बातें निकल कर आ रही हैं कि सबसे पहली बात तो ये है कि जब ये अपेक्षित नहीं थी चीज़ें, उन्होंने इमरजेंसी थोपी। दूसरा, बिना कैबिनेट के फैसले के इन्होंने ये किया। तीसरा, कैबिनेट में भी सरदार सवर्ण सिंह जी ने ये सवाल उठाया, हाँ, उसके कि बाद भी ये थोपा गया। हाँ, और उसके बाद सारी गिरफ्तारियां हुई। तो इसका मतलब है कि संविधान की राहुल जी की नज़र में रक्षा हो रही होगी। और आप तो मेरे ख्याल से संविधान का संकट क्या होता है उसके तो खुद भी आप गवाह हैं, क्योंकि आपकी गिरफ्तारी भी हुई। जरा उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, अपने अनुभव के बारे में। जेपी की गिरफ्तारी के बाद जी। और अगले दिन जब इमरजेंसी घोषित हुई, जी। तो उसके बाद जो लोग भी परिचित चेहरे थे जगह जगह स्थानीय स्तर पर, जी। उनको सबको गिरफ्तार किया गया। हम भी गिरफ्तार हुए जी। और मैं बनारस के शिवपुर जेल में था, सेंट्रल जेल में था। तो कुछ उस समय का तो वाकया याद तो इमरजेंसी जो पहली बार थोपी गई थी देश में, जी। उसका उसकी दहशत क्या थी इसको जानना चाहिए। जैसे हम लोग बनारस के जिला जेल से सेंट्रल जेल भेजे जा रहे थे, जी। 17-18 लोग। उसकी कहानी लंबी है, लेकिन थोड़े में बात ये मैं बता रहा हूँ कि जिला जेल से सेंट्रल जेल हम भेजे जा रहे हैं 17 लोग। जी। 100-150 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। जी। तो जब हमने जेल के जिस अहाते में थे उस अहाते का गेट पार किया, हमको लोग जब विदा करने के लिए आए, हम 17 लोगों को, जी। तो सब लोग रो रहे थे। अच्छा। उस तरह से रो रहे थे जैसे कोई बड़ा भाई मर गया हो, बाप मर गया हो, माँ मर मतलब गई ये हो। दहशत थी। यानी अब उनको ये लग रहा था कि ये लोग जो जा रहे हैं शिवपुर जेल, जी। अब इस जीवन में नहीं मिलना है। जी। इमरजेंसी की जो दहशत उस समय थी, और आज भी अगर लोकतंत्र खतरे में होगा तो दहशत होगी, जी। क्योंकि लोग आज़ाद रहना चाहते हैं और उस समय लोगों को किसी बिना कारण के गिरफ्तार किया जा रहा था। जी। और केवल गिरफ्तार नहीं किया जा रहा था, सताया जा रहा था। जेलों में बहुत सारे लोग थे जिनको बुरी तरह से सताया गया। किसी का नाखून उखाड़ लिया गया, जी। कि किसी के हाथ पांव तोड़ दिए गए। जी। ऐसे सैकड़ों घटनाएं हैं। जी।
इमरजेंसी क्या होती है इसको राहुल गांधी नहीं जान सकते। जी, तो बाबू जी मैं आगे बात को आगे बढ़ाऊं, मैं दर्शकों के लिए कुछ बयान पहले सुनाता हूं ताकि ये पता चले कि ये लोग बार बार प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाते हैं और सभी नेता इंडिया अलायंस के। मैं बिल्कुल संक्षिप्त में कुछ बयान पहले सुना देता हूं कि ये लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी संविधान समाप्त कर देंगे। एक बार ये पहले बयान सुनिए। कि आप लोकतंत्र और संविधान क्यों खत्म करना चाहते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का संविधान बदलने जा रहे हैं। नौकरी ये लोग देंगे नहीं, क्योंकि ये भली भांति समझते हैं अगर नौकरी देंगे तो कहीं ना कहीं आरक्षण देना पड़ेगा। संविधान में जो लिखा गया है उसको लागू करना पड़ेगा। ये लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ाई है। जैसे अखिलेश जी ने कहा संविधान चला जाएगा, गरीबों के हक चले जाएंगे, आरक्षण चला जाएगा। Please protect the constitutional rights for the poor people, for each and everybody, and save this country. अगर ये सत्ता में आ गए तो हो सकता है संविधान बदल दें। एक तरफ तो वो लोग हैं जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान के भक्षक हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं। अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते और उसके बाद संविधान को उन्होंने बदला तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। इनके पार्टी के नेता ये बोल रहे हैं खुलम खुला कि हम संविधान को बदल रहे हैं। नरेंद्र मोदी की आत्मा में धीरे धीरे अब हिटलर बस रहा है। हिटलर जो है उसकी आत्मा में बस रहा है और चाहता है कि इस देश के संविधान को खत्म कर दिया जाए। मैं आज आप लोगों से कहना चाहता हूं कि 400 के 400 सीट नहीं, 400 फीट के अंदर नरेंद्र मोदी को काट दिया जाए। तो ये बयान है दोस्तों सभी नेताओं के, राहुल गांधी हो या बाकी सभी नेता। लेकिन अब मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूं बाबू जी कि क्या संविधान में हल्का फुल्का बदलाव कर देना भी संविधान खत्म कर देना है, या ये क्यों कहते हैं ये बात? ये दरअसल एक खास समुदाय को डराना चाहते हैं जी कि आपके अधिकारों का हनन होगा जी, और इसी के जवाब में जी प्रधानमंत्री ने मनमोहन सिंह के बयान का ठीक हवाला दिया है। जी संविधान के बारे में मैं ये मानता हूँ कि राहुल गांधी ने ना संविधान पढ़ा है और ना ही पंडित जवाहरलाल नेहरू के उस बयान को पढ़ा है जी जो वो उन्होंने संविधान सभा में दिया। जी संविधान सभा में बार बार जवाहरलाल नेहरू ये कहते हैं जी कि हर पीढ़ी को अपने ज़रूरत के हिसाब से संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। अच्छा, एक बार फिर से मैं चाहता हूं लोगों के लिए कहिए। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में कम से कम जी 7-8 बार जी संविधान बनने के दौरान 3 सालों में कई बार जी उन्होंने ये दोहराया है जी कि हर पीढ़ी को संविधान में अपनी ज़रूरत के हिसाब से परिवर्तन करने का अधिकार है। तो दोस्तों मैं जरा सा रोक रहा हूँ बाबूजी कि ये पुस्तक है भारतीय संविधान, प्रभात प्रकाशन से छपी हुई, और इसमें ऐसी कहानियां भरी पड़ी हैं इस पुस्तक में। आप इस किताब की का 13वां अध्याय खोलिए तो मैं आपको अगर मुझे ठीक याद है जी तो 13वें अध्याय में जवाहरलाल नेहरू का ये बयान है। जी मैं बिल्कुल खोलता हूँ अभी, और ये बहुत बड़ा बयान है जिसमें नेहरू कह रहे हैं, हालांकि एक बयान हमने दिखाया जिसमें वो कहते हैं, राजीव गांधी कहते हैं कि हम 13वां बदलाव का हर पीढ़ी को अधिकार। हाँ, ये जवाहरलाल नेहरू है और 92 पेज में है ये। मैं जरा ओपन करता हूँ। हाँ ये है, और इसमें बहुत इच्छुक हैं। देखिए ये पूरा चैप्टर है दोस्तों, बदलाव का हर पीढ़ी को अधिकार। अब बताइए, लगता है राहुल गांधी को संविधान में बदलाव का हर पीढ़ी को अधिकार है जी। अब जो संविधान में बदलाव का अधिकार है जी, उसके 2 मायने जी। हमारे यहाँ जितने संविधान में संशोधन हुए हैं ज़्यादातर लोगों के हित में हुए हैं जी, नेक नियति से हुए हैं। जी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जितने संशोधन हुए, 7-8 जी बड़े संशोधन हुए हैं, वे नेक नियति से हुए, राष्ट्र हित में हुए, लोगों के हित में हुए हैं। जी और जैसे 370 का है, 35A का हटना है, ये संशोधन बिल्कुल नियत साफ है इसमें। इंदिरा गांधी ने संविधान में जो संशोधन किए वो बदनीयती से किए। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान में संशोधन कराया, बदनीयती से कराया। जी तो कांग्रेस के नेताओं ने संविधान में जो संशोधन कराए हैं जी वो बदनीयती से कराए हैं, जी और सभी नहीं लेकिन कुछ। तो संविधान में संशोधन का अधिकार हर पीढ़ी को है, ये नेहरू भी मानते हैं। जी दूसरा ये कि संविधान सभा में जब संविधान बन गया हमारा, जी तो दुनिया के 80 संविधानों में ये लिखा हुआ है जी कि आप ये चीज़ें बदल नहीं सकते। हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि आप क्या बदल सकते हैं और क्या नहीं बदल सकते। तो इसी वजह से मैं कुछ सवाल आपसे पूछना चाहूंगा हाँ। बाबू जी, कि अभी प्रधानमंत्री मोदी ने सवाल उठाया कि इन लोगों ने धर्म के आधार पे आरक्षण दे दिया, तो ये संविधान की रक्षा थी या संविधान को कुचलना था? कि मतलब ये तो संविधान सभा में ही बात उठी थी। देखिए, शुरू से ही कांग्रेस के नेता जी तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे हैं, और जी। तुष्टीकरण की राजनीति को ही धर्म के आधार पर एक खास समुदाय को आकर्षित करने के लिए अपनी ओर, जी और खास करके उनके नेताओं को अपनी ओर जोड़ने के लिए जी उन्होंने बयान दिए जी और सच्चर कमेटी बनाई। जी अब ये अगर देखें तो प्रधानमंत्री ये सवाल उठाते हैं जी कि मुस्लिम समुदाय में भी जो पसमादा हैं, क्या उनकी आपने चिंता की? नहीं। जो पिछड़े हैं, अति दलित हैं, वहाँ उनकी आपने चिंता की? तो उसका कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं है। और इसलिए अब मुस्लिम समुदाय भी इस हकीकत से बहुत परिचित हो गया है जी कि दरअसल उनके साथ अन्याय हुआ है, और कांग्रेस ने केवल झूठे वादे किए। जी और आज भी जो संविधान से खतरे में है, जब वो कहते हैं जी लोकतंत्र जब खतरे में है, जी तो उनका लक्ष्य न संविधान है न लोकतंत्र है। सिर्फ सत्ता प्राप्ति है। उनका लक्ष्य है एक समुदाय को डराना, ताकि वह समुदाय उनके साथ जुड़ा रहे, और वो समुदाय भी अब उस सच्चाई से वाकिफ़ है। जी जब ये लोग बयान देते हैं और ये कहते हैं कि संविधान खतरे में है, जी तो मैं लगातार उनके बयान को ध्यान से पढ़ता हूँ जी अखबारों में, जी और उसमें खोजने की कोशिश करता हूँ कि कहाँ वो ये कह रहे हैं कि किन नरेंद्र मोदी के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किस फैसले से, किस बयान से संविधान को खतरा है, जी किस बयान से लोकतंत्र खतरे में है। जी इसके उलट मैं ये पाता हूँ जी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जी जिन्होंने 2015 में जी जब बाबा साहब अम्बेडकर के लिए स्मारक स्थल बन रहा था, जी जिसका वो शिलान्यास कर रहे थे जी मुंबई में, जी तो उन्होंने घोषणा की कि हम संविधान दिवस मनाएंगे। पहली बार तो किसी ने कहा। 70-72 साल में किसी प्रधानमंत्री ने संविधान दिवस मनाने की कल्पना नहीं की थी। जी जो प्रधानमंत्री संविधान का सम्मान कर रहा है, संविधान का निर्माता की स्मृति को बनाए रखने के लिए, उसकी धरोहर को सुरक्षित रखने के लिए स्मारक बनवा रहा है, और जहाँ जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर रहे हैं वहाँ स्मारक बने हैं, और इस तरह से एक पंच तीर्थ की उन्होंने घोषणा की। जी
बाबा साहब अम्बेडकर के स्मारक के ही दिन प्रधानमंत्री ने संविधान दिवस की घोषणा की। उसके कुछ दिनों बाद, जैसा होता है प्रधानमंत्री की किसी इस तरह की महत्वपूर्ण घोषणा के बाद, अधिसूचना जारी की गई जी। और अधिसूचना जारी करने के बाद 26 नवंबर 2016 से संविधान दिवस का सिलसिला चल पड़ा और वो हमारे राष्ट्रीय पर्व का हिस्सा हो गया है जी। मैं कांग्रेस के लोगों से और विपक्ष के लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो प्रधानमंत्री संविधान का सम्मान कर रहा है, आप तो संविधान का अपमान कर रहे हैं ये कह करके कि प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी के कारण संविधान खतरे में है जी, लोकतंत्र खतरे में है जी। और कोई उसका की वजह नहीं बता रहा है जी। दूसरी तरफ मैं और आपको बताना चाहता हूं जी कि जब आज के प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब भी उन्होंने संविधान को हाथी पर सजा करके और उसका की एक यात्रा निकाली थी, शोभा यात्रा निकाली थी। और तब से लेकर के और हाल तक 21 उनके भाषण हैं, जिनको इस पुस्तक में उनके भाषणों में केवल इस संविधान को जो है जी, उसको पूरी तरह से स्वीकार किया, टोटलिटी में स्वीकार किया जिस आदमी ने जी। उनका नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसीलिए हमने उनके भाषणों का संग्रह करके और ये किताब बनवाई जी। और हमने ये कहा 4 वेद हैं अपने यहाँ, उसमें सामवेद है जो गाया जा सकता है जी। तो हमने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान को भारत का नया सामवेद बना रहे हैं। मैंने जो इसका मतलब है कि संविधान को लेकर के जो एक मतलब दुर्भावना के तहत उल्टा कहा जा रहा है, मतलब सबसे अधिक संविधान की जिन्होंने हाँ देखिए इस तस्वीर में भी देख लीजिए संविधान को जो नतमस्तक है पूज रहा है उसी को के ऊपर इतने सारे आरोप लगा दिए गए और झूठे आरोप और सारे झूठे आरोप हैं। और इसीलिए मेरी इच्छा थी बाबूजी की, क्योंकि संविधान पर आपने जितना इस समय काम किया उतना किसी ने काम नहीं किया। तो दोस्तों मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने लेटर एंड स्पिरिट में जो संविधान की वाकई भावना है उस भावना को स्वीकार किया और उसी को लोगों के बीच प्रसारित करते रहे। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी या आप नेहरू से लेकर तमाम चीज़ों को देखिए जिन्होंने वाकई संविधान के साथ कितना सम्मान किया या न्याय किया, इंदिरा गांधी के बारे में भी पता है। तो मुझे उम्मीद है कि इससे जुड़ी हुई सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। इमरजेंसी की जो फर्स्ट पर्सन स्टोरी है, आंखों देखी कहानी, वो आपको समझ में आई होगी। और बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी, आपने समय दिया और इस पर हम लोगों का थोड़ा सा वो भी हुआ कि हम समझ सकें कि संविधान को लेकर कौन कितनी इज्जत करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।